अब हम इस प्रॉब्लम का कोड लिखते हैं। जो अब कोड लिखना आई थिंक कंपैरेटिवली काफी इजी है कि इसके अब हमारे पास एनालिसिस हैं। तो अब हम क्विकली इसका कोड लिखते हैं ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको उससे कंपेयर करके वेरीफाई कर सकते हो। तो वी स्टार्ट विद द क्रिएटिंग ए फाइल टास्क 05 इसका नाम रख लेते हैं। और अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट में था कि आपने एक फंक्शन बनाना है। और वो फंक्शन जो है उसका नाम हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें ये वाला एक फंक्शन था प्रोजेक्ट टाइम कैलकुलेशन का। ये 3 पैरामीटर इनपुट करने थे इसने कि टोटल टाइम प्रोजेक्ट का आवर्स कितने हैं, उसके बाद उसके फर्म के पास कितने डेज हैं और उसके पास कितने वर्कर्स हैं। तो ये 3 चीजें इनपुट करने के लिए हम फंक्शन बना लेते हैं। कैलकुलेट प्रोजेक्ट टाइम और ये एक इनपुट लेगा प्रोजेक्ट आवर्स कितने हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि वेरिएबल्स के नेम मैं यहाँ पे डिटेल से मेंशन करता हूँ ताकि हमारी हैबिट रहे कि हम जो वेरिएबल के नेम है स्मॉलर नहीं रखते। स्लाइड्स के ऊपर सिर्फ मैं स्मॉलर वेरिएबल के नेम इसलिए लिखता हूँ ताकि वो स्पेस का इशू ना आए। तो यहाँ पे क्योंकि कोड हमें ज्यादा से ज्यादा रीडेबल लिखना चाहिए और इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल के नेम प्रॉपर देते हैं। तो डेफिनेशन विल बी स्टार्ट विद जब भी फंक्शन डिफाइन करना है तो आप डेफ से स्टार्ट करेंगे। ये एक प्रोजेक्ट आवर इनपुट करेगा। इसी तरह दूसरी जो इसकी इनपुट होगी वो फर्म डेज हैं कि फर्म के पास कितने डेज हैं काम करने के लिए। उसके बाद थर्ड वन पे फर्म के अंदर कितने वर्कर्स हैं। तो ये हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन फंक्शन को इनपुट मिलेगी। अब ये फंक्शन क्या कैलकुलेट करेगा? सबसे पहला टास्क है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ आवर्स फर्म हैज, कितने उसके पास आवर्स हैं। अब एक जो सबसे पहले हमें पता है कि हम फर्म्स के डेज के ऊपर हमने 10% निकाल देने हैं ताकि हमें पता चले जो अवेलेबल डेज हैं वो क्या है। तो फर्म अवेलेबल डेज का मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब इसमें से हमने फर्म डेज को का 10% हम निकालेंगे तो इतने दिन फर्म काम नहीं कर सकती और वो हम माइनस कर देंगे जो एक्चुअल फर्म्स के डेज हैं, यानी कि जो फर्म के हमारे पास ऑलरेडी डेज हैं उनमें से हम उसका 10% निकाल देंगे। ये वाला एक्सप्रेशन एक्चुअली 10% कैलकुलेट कर रहा है। और आप नोट करें मैंने इसको ब्रैकेट्स में लिखा है ताकि इससे वाजिया भी हो तो इसकी प्रेसिडेंस में भी कोई फर्क ना है। वैसे भी इसकी प्रेसिडेंस में इशू नहीं आएगा क्योंकि माइनस की प्रेसिडेंस लेस होती है, लेकिन फिर भी इसकी वजाहत के लिए। अच्छा जी, ये फर्म अवेलेबल डेज है। अब फर्म्स के मुझे आवर्स कैलकुलेट करने हैं क्योंकि प्रोजेक्ट के हमारे पास आवर्स हैं, फर्म्स के डेज हैं। तो दोनों क्वांटिटीज उसी वक्त कंपेयर हो सकती हैं जब वो एक ही यूनिट में हो। तो फर्म्स हम आवर्स के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? जो हमारे पास अवेलेबल डेज हैं वो उसको हर दिन जो है वो 10 आवर्स हम इसको हम कांस्टेंट भी रख सकते हैं क्योंकि हमें पता है 8 आवर्स फर्म का टाइम है, एक वर्कर काम करता है +2 ओवर टाइम लगा सकता है। 10 के आवर्स ये बन जाते हैं प्लस इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे टोटल वर्कर्स हमारे पास कितने हैं। तो जितने वर्कर्स होंगे वो हमारे पास टोटल फर्म आवर्स आ जाएंगे। अब हमारे पास प्रोजेक्ट आवर्स भी हैं, हमारे पास फर्म आवर्स भी हैं। अगर हमारे पास जो है प्रोजेक्ट आवर्स ग्रेटर हो फर्म्स आवर्स से तो इसका मतलब है कि हम प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते। तो यानी कि प्रोजेक्ट ज्यादा जो है वो टाइम ले रहा है। तो इस केस में हम जो मैसेज हम स्क्रीन के ऊपर शो करना चाहते हैं वो यहाँ पे जो स्लाइड्स में हमने देखा था वो ये वाला मैसेज था कि नॉट इनफ टाइम और एडिशनल आवर्स इतने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम इधर एक वेरिएबल ले लेते हैं जो मैसेज हमने शो करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉट इनफ टाइम और इधर हम ये करना चाहते हैं नॉट इनफ टाइम और इधर हम 0 में जो आवर्स हमारे पास मजीद रिक्वायर्ड होंगे हमें वो हम प्रिंट करेंगे। और उसके बाद जो है इतने एडिशनल आवर्स चाहिए। तो हमें कितने और टाइम चाहिए? वो टाइम ये है कि प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास इतने आवर्स हैं
इसमें से हम जो है वो फर्म्स के आवर निकाल देंगे। मतलब लेट्स से प्रोजेक्ट के 80 हैं तो फर्म के पास 60 हैं, तो हमें 20 आवर्स मोर चाहिए। तो इसके हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड अंडरस्कोर आवर्स, इतने आवर्स हमें फर्दर और चाहिए। तो ये मैं इस जीरो की जगह प्रिंट करवाना चाहता हूँ, आपको पता है फिर हमें उसके लिए फॉर्मेट यूज करना पड़ता है। वैसे भी आप कर सकते हैं प्लस के सिंबल से, लेकिन हम ये वाला सिंपल थ्रू आउट कोर्स यूज कर रहे हैं। तो ये रिक्वायर्ड आवर्स इधर आ जाएंगे, ये एक मैसेज की स्ट्रिंग बन जाएगी, और हम फाइनली इस मैसेज की स्ट्रिंग को, मैसेज के वेरिएबल को हम इस इफ से बाहर डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि एक दूसरा भी मैसेज का वेरिएबल होगा। शुरू में हम इसकी वैल्यू ये सेट कर देते हैं, यहाँ पे ये मैसेज का वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद एल्स पार्ट में इसी वेरिएबल को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल बनाएंगे, उसी को फाइनली हम बाद में रिटर्न कर देंगे कि ये वाला मैसेज है, फंक्शन ये वाला मैसेज रिटर्न कर देगा। अगर अगर आवर्स जो है वो कम ग्रेटर होंगे प्रोजेक्ट के, तो ये वाला मैसेज, अगर आवर्स बराबर हो या सेम हो या उससे ज्यादा हो फर्म के, तो फिर हम जो है वो उसके केस में लेफ्ट ओवर आवर्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि फर्म के पास ज्यादा आवर बचेंगे। तो जब ये ग्रेटर वैल्यू होगी तो दैट इज श्योर कि लेफ्ट फर्म आवर्स जो है वो ज्यादा होंगे। तो अब हम जो माइनस है फर्म आवर्स में से प्रोजेक्ट आवर निकाल देते हैं, क्योंकि इतना प्रोजेक्ट पे खर्च हो गए, और पीछे जो रह गए दैट आर दी लेफ्ट आवर्स। अब जो हम मैसेज कंस्ट्रक्ट करते हैं वो इसका जो स्टेटमेंट है कुछ उसी तरह की लिख लेते हैं, यस दी आवर्स लेफ्ट, ये जितने आवर रह गए हैं आवर्स लेफ्ट आगे लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यस, और इधर 0 आवर्स लेफ्ट, ताकि स्क्रीन के ऊपर यूजर को पता चल जाए कितने घंटे फर्म के पास अभी हैं। तो इसमें अब लेफ्ट आवर्स को हम प्रिंट करा देते हैं। फाइनली हमारे पास ये दो मैसेज के वेरिएबल में रेलिवेंट मैसेज आ जाएगा। अगर मैसेज हमारा जो है वो ग्रेटर आवर्स का होगा तो उसमें ये वाली वैल्यू आ जाएंगी, प्रोजेक्ट के आवर ज्यादा हुए तो अगर प्रोजेक्ट के आवर कम हुए तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम फाइनली ये फंक्शन को मैसेज रिटर्न कर देते हैं। तो होपफुली अब जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो अब ये हमें वो वाला मैसेज रिटर्न करेगा। तो अभी हम अपनी चेक टेस्टिंग के लिए हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और देख लेते हैं ये फंक्शन हमें क्या आंसर रिटर्न करता है। उसको हम प्रिंट के अंदर ही यूज कर लेते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट फंक्शन को प्रिंट के अंदर जो रिटर्न आएगा वो एक्चुअली जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो प्रिंट का स्टेटमेंट बन जाएगी और यहाँ पे वो आ जाएगा और उसको वो प्रिंट कर देगा। दूसरे नंबर पे ये भी कर सकते हैं, आप इसको एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर लें, उसका नाम आंसर रख लें और प्रिंट आंसर कर लें। तो ये भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट ये फंक्शन इधर भी लिख लें, इस फंक्शन को वैल्यू स्टोर करने की बजाय यहाँ पे लिख लें, तो दैट इज ओके। अब ये 3 वैल्यूज लेता है, हम ये 3 वैल्यूज यहाँ से इसको पास कर देते हैं। ये जो हमारा टेस्ट केस है ये 99 था, 3 और 1, तो 99 आवर्स प्रोजेक्ट के हैं, 3 डेज फर्म के पास है और 1 वर्कर है। तो इसका जो आंसर था वो ये आना चाहिए कि नॉट इनफ टाइम, 72 आवर्स नीडेड। यहाँ पे जो है आई होप के हमारा प्रोग्राम ठीक होगा। हम इसे टेस्ट करते हैं, टर्मिनल में आते हैं, न्यू टर्मिनल में, और पाइथन का टास्क 4 और 5 है, ये हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें बता रहा है 72 आवर एडिशनल आवर। तो इट्स मीन कि ये इट इज वर्किंग फाइन। अच्छा, बस अभी इसमें ये काम रह गया कि यहाँ पे अब हमने ये 3 वैल्यूज एक्चुअली जो लिखी हुई हैं ये हमने यूजर से इनपुट करनी है। तो वो यू नो के आप उसे कर सकते हैं। उसको अब करने के लिए हमें यहाँ पे इनपुट की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो क्विकली हम वो कर लेते हैं ताकि कंप्लीशन हो जाए। पहली लाइन में एंटर दी नीडेड आवर्स, वो लिखना है प्रिंट एंटर दी नीडेड आवर्स, ये आ गया जी। इसकी जो सॉरी इधर प्रिंट नहीं लिखना, इधर इनपुट लेनी है और इसको हमने स्टोर करना है प्रोजेक्ट
जो है इसका नाम पीएच रख लेते हैं। आप ये वाले वेरिएबल का नाम सेम प्रोजेक्ट आवर्स भी रख सकते हैं, और इस वेरिएबल का नाम ये वाले वेरिएबल के नाम से सेम भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगह पे हैं। ये फंक्शन का है वेरिएबल और ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। यहाँ पे आप इसको प्रोजेक्ट आवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन एहतियातन फिर भी मैं इसको जो है वो सेपरेट करा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इन दोनों को समझने में। आप जब इनपुट लेंगे दैट विल कम इनटू द स्ट्रिंग इनपुट, जब भी रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग में करता है, तो उसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो प्रोजेक्ट आवर हो गए। इसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज दी कि हमारे पास कितने डेज हैं, फर्म डेज कितने हैं, तो उसका नाम मैं एफडी रख लेता हूँ, वो भी इंटीजर में होगा। और इनपुट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एंटर। अब मैं थोड़ा सा मैसेज अगर डिस्प्ले भी डिफरेंस हो जाता है तो इट्स ओके। एंटर दी नंबर ऑफ डेज फर्म हैज। तो ये यहाँ पे कोना लगा देते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर वो बिल्कुल उसके साथ ही आ जाता है, तो इससे थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर नंबर ऑफ वर्कर फर्म वर्कर वो डब्ल्यू में आ जाएगा, इंटीजर इनपुट एंटर नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये तीसरी इनपुट आ गई, इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास तीनों इनपुट्स आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे ये तीनों इनपुट पास कर देते हैं, ये फॉर्म डेज और फॉर्म वर्कर्स। तो ये तीनों इनपुट फंक्शन को मिल जाएंगी, फंक्शन जो है वो अकॉर्डिंगली प्रोसेस करके हमें रिटर्न कर देगा। तो अब हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें एक छोटा सा अभी शायद इशू आए, वो मैं आपको दूसरा टेस्ट के स्टेप चलाते हैं तो फिर देखते हैं। इसमें हम वही वैल्यूज एंटर करते हैं, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी दैट इज 199 3 एंड 1। तो आई विल एंटर 99 3 एंड 1। तो यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है दैट इज 72 एडिशनल आवर्स। अच्छा जी, यहाँ पे भी 72 आवर्स नीडीज हैं, बस वो थोड़ा सा मैंने डिस्प्ले में एडिशनल आवर्स लिख दिया है, यहाँ पे 72 आवर्स हैं। तो इट्स ओके, जो भी आप प्रिंट करवाना चाहें वो करवा सकते हैं प्रिंट की स्टेटमेंट। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट केस है 97 एंड 3। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, बल्कि मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ और अब एग्जीक्यूट करता हूँ। 97 एंड 3, 97 एंड 3। तो ये हमें आंसर कर रहा है 99.0 आवर्स लेफ्ट। अच्छा जी, इसमें एक छोटा सा इशू जो आ सकता है वो ये है कि लेट्स से इधर में जो कन्वर्शन है वो इंटीजर की जगह पे अगर प्लॉट में करता हूँ, तो अब आप इसको जरा एग्जीक्यूट कीजिए और इसमें हम एंटर करते हैं ये 97.3। 7 and 3, तो इसमें भी ठीक आ रहा है। अच्छा जी, कुछ और इनपुट करते हैं। 80, सॉरी मैंने भी सेव नहीं की थी फाइल। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ जो एक पॉसिबल मसला आ सकता है। 97 and 3, ठीक है, इसमें नहीं है। 90 कोई दूसरी डिफरेंट वैल्यूज हम देते हैं 9 4। अच्छा, इसमें जो इशू आ सकता है, जो अभी शायद वो कैलकुलेशन की वजह से नंबर्स की वजह से वो नहीं आ रहा, वो ये पॉसिबल आ सकता है कि क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इधर हमें बताया गया था कि यहाँ पे इस जगह पे जो है वो नियरेस्ट राउंडिंग के साथ जो है वो वैल्यूज आनी चाहिए कि इस जगह पे प्रॉब्लम इसको अगर 6.98 आता है तो उसको राउंड कर दे 6 के ऊपर। तो एक्चुअली ये राउंडिंग ऑटोमेटिकली हो रही है। अगर हम इसे राउंड करना चाहते हैं, जो भी लेफ्ट आवर्स
आए हैं हमारे पास, तो अगर हम उसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो फिर हम इसके लिए फ्लोर और सील का फंक्शन होता है। फ्लोर का फंक्शन जो है वो पाइथन के अंदर हम इस तरह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ को, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो भी वैल्यूज को अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, देन यू हैव टू डू थ्रू द मैथ डॉट फ्लोर, और इस तरह आपको ये लेफ्ट ओवर्स यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो ये आपको राउंड ऑफ कर देगा फ्लोर। फ्लोर का मतलब कि वो अगर 6.98 आता है तो ये आपको 6 जो है वो रिटर्न कर देगा। तो ये एडिशनल है, लेकिन अगर आपके केस में ये वैल्यू आए तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि आपको वो उसका मसले का हल करने के लिए आप जो यहाँ पे लेफ्ट ओवर्स जो है वो उसको में मैथ डॉट फ्लोर को इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके 6.98 है तो वो 6 आ जाएगा। इसी तरह रिक्वायर्ड आवर्स जो है वो उनको भी हम मैथ डॉट फ्लोर के साथ कर सकते हैं। मैथ के बहुत सारे फंक्शन मैथ की लाइब्रेरी में पड़े होते हैं, उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना हो तो हम इंपोर्ट मैथ करके कर सकते हैं। तो ये अब हमारा सेफ फंक्शन है। अगर इस तरह का कोई वैल्यू आएगी भी तो उसको उसका फ्लोर ले लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा, अगर वो वैल्यूज पॉइंट्स के अंदर आ रही है तो। होपफुली अब हम आपकी ये क्लैरिटी आई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इससे कदरे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करते हैं।